एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उनके पास कोई पक्का घर नहीं था। वह एक पेड़ के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके परिवार में 5 सदस्य थे, जिसमें रामलाल, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनके 3 बच्चे गीता, राजू और पिंकी। एक दिन की बात है। रामलाल रोज की तरह सब्जी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। तभी उसने देखा कि सुमित्रा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। पास ही बैठी पिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। सुमित्रा थोड़ी देर चुप रही। वह सोच रही थी कि आखिर इस एक रोटी में सभी का पेट कैसे भरे। उसने पिंकी से कहा, बेटा थोड़ी देर रुको। राजू, जो कि मात्र 8 साल का था, वह कुएं की तरह दौड़ा पानी लाने के लिए। तभी रामलाल भी आकर बैठ गया। सुमित्रा ने रामलाल से कहा, रामलाल आज थोड़ा ही खाना है, इसके बाद क्या खाएंगे। रामलाल चुप रहा। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी साफ साफ दिख रहा था। रामलाल ने सुमित्रा से कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी बेचने, अगर सब्जी बिक गई तो लौटे समय राशन लेकर आऊंगा। सुमित्रा ने रामलाल से कहा, संभल कर जाएगा। कुछ ही समय में राजू भी पानी लेकर लौट आया। उसने कहा, पिताजी मैं भी चलूंगा आपके साथ सब्जी बेचने। रामलाल ने राजू को मना कर दिया। उसने कहा, नहीं राजू बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। रामलाल बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में आज कुछ भी नहीं बिका। रामलाल एक कोने में चुपचाप बैठा था। वह सोच रहा था कि आखिर आज कैसे खाना खाएंगे। शाम होते ही रामलाल बाजार से घर लौट आया। उसने देखा सुमित्रा चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है और दोनों बच्चे पेड़ के नीचे भूखे पेट सो रहे थे। सुमित्रा ने कहा, आज खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं अभी तक। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा, जैसे मानो वह कह रहा हो, हिम्मत मत हारना। गीता, जो अब 10 साल की हो चुकी थी, अब वह स्कूल जाना चाहती थी, पर उसके पास न तो अच्छी किताबें थी, न ही रामलाल के पास इतने पैसे। गीता दुखी मन के साथ जब भी पिंकी को देखती, उसका मन शांत हो जाता। सावन का महीना था। दोपहर से ही आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी की तैयारी हो रही हो। हवा में नमी का बोझ था और दूर कहीं बिजली की कड़क आसमान को चीरती जा रही थी। पीपल के पत्ते हवा में इस कदर फड़फड़ा रहे थे कि हर आवाज चेतावनी जैसी लग रही थी। कुछ होने वाला है, बहुत जल्द। सुमित्रा ने जल्दी जल्दी पुराने टिन के टुकड़े और प्लास्टिक की चादरें छत पर जमाने की कोशिश की, पर उसे मालूम था ये बचाव बस थोड़ी देर का होगा। बरसात की बूंदें टिन की दरारों और फटी प्लास्टिक के बीच से अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगी। रामलाल, जल्दी आओ, लगता है आज पानी बहुत तेज गिरेगा। उसकी आवाज में घबराहट थी। गीता और राजू घर के कोनों में रखे बर्तन समेट रहे थे ताकि पानी फैलने पर खाने पीने की चीजें न भीगे। पिंकी अपनी पुरानी कपड़े की गुड़िया को सीने से लगाए झोपड़ी के कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, बारिश में घर क्यों डराने लगता है। अचानक आसमान ने ऐसा गरजा कि झोपड़ी की दीवारें तक कांप उठी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बूंदें टिन पर गिरकर ठक 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 की आवाज कर रही थी, जैसे कोई बंदूक चला रहा हो। कुछ ही मिनटों में पानी छत की हर दरार से टपकने लगा। फर्श पर बूंदें गिरते गिरते छोटे छोटे पोखर बन गईं। ठंडी हवा के झोंके अंदर घुसकर हड्डियों तक सिहरन पहुंचा रहे थे। सुमित्रा ने पिंकी को गोद में लिया, गीता को पास बुलाया और कांपते हुए कहा, देखो बेटा, ये बस कुछ देर की बात है, बारिश थम जाएगी। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भरोसा कम, दिलासा ज्यादा था। रामलाल ने दरवाजे पर बोरे उड़ाए ताकि पानी अंदर कम आए, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि टाट और प्लास्टिक के टुकड़े बार बार उड़ जाते। बच्चे ठंड से थरथराने लगे। भीग चुके कपड़े और गीले बिस्तर जैसे ठंडक को और खींच रहे थे। मिट्टी की दीवारें पानी सोखते सी नर्म होने लगी। भगवान, आज हमारी इम्तिहान की रात है। रामलाल के होंठ बुदबुदा रहे थे, पर आंखें आसमान पर जमी थी, मानो बादलों से मोलभाव कर रहे हों। रात के बीच में पानी झोपड़ी में कमर तक भर आया। रामलाल ने गहरी सांस ली और सुमित्रा से बोला, चलो सबको पेड़ के नीचे ले चलते हैं, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। तेज बारिश और हवा में कदम बढ़ाना मुश्किल था।
बच्चों को गोद और कंधों पर उठाकर वो सब भीगते हुए बाहर निकले। पीपल का पेड़ सामने अंधेरे में डोल रहा था, मानो अपनी चौड़ी शाखाओं से बुला रहा हो। पेड़ के नीचे की मिट्टी गीली और फिसलन भरी थी, लेकिन कम से कम ऊपर से सीधे पानी की मार नहीं पड़ रही थी। रामलाल ने बच्चों को अपने पास घेरा, पुराना गमछा फैलाकर उनके सिर ढकने की कोशिश की। गीता अपनी छोटी बहन पिंकी को सीने से लगाकर थपक रही थी, मानो कह रही हो, डर मत, मैं हूं ना। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ की शाखाओं से टपकता पानी और दूर से बहते नाले की गरज रात को और डरावना बना रहे थे। सुबह जब पहली किरण निकली तो आसमान साफ था, लेकिन उनका घर आधा ढह चुका था। टिन के टुकड़े कीचड़ में धन से थे और मिट्टी की दीवारें गारे में बदल चुकी थीं। गांव के लोग धीरे धीरे देखने आए। किसी ने पानी का लोटा दिया, किसी ने सूखी रोटी। बूढ़े हरिराम चाचा ने पास आकर कहा, रामलाल, जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं हो जाता, तुम सब मेरे पुराने गोदाम में रह लो। वहां छत पक्की है, पानी नहीं टपकेगा। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा, फिर पीपल के पत्तों को, जो अब हल्की हवा में शांति से हिल रहे थे, जैसे रात भर उनकी पहरेदारी करके अब आशीर्वाद दे रहे हों। हरिराम चाचा के पुराने गोदाम तक पहुंचना आसान नहीं था। रात की बारिश में चलना मुश्किल था। रामलाल ने बच्चों को सावधानी से उठाकर चलना शुरू किया। गीता अपने पांवों से चिपकी मिट्टी झटकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार और ज्यादा मिट्टी चिपक जाती। गोदाम का दरवाजा खुला तो अंदर अंधेरा और हल्की सी सीलन की गंध ने उनका स्वागत किया। लेकिन सुमित्रा ने राहत की सांस ली, कम से कम यहाँ ऊपर से पानी नहीं टपक रहा था। बच्चों, पहले अंदर बैठ जाओ, फिर देखेंगे क्या करना है, उसने कहा और पुराने बोरे बिछाने लगी। गोदाम में पुरानी लकड़ी के बक्से, टूटी चारपाइयां और धूल से भरे टीन के डिब्बे पड़े थे। बच्चे थकान से वहीं कोने में बैठ गए। पिंकी धीरे से बोली, माँ, क्या अब यहाँ हमेशा रहेंगे? सुमित्रा ने उसके बाल सहलाए, नहीं बेटा, ये बस थोड़े दिन की बात है। पर उसकी आंखें सच बयान कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि थोड़े दिन कितने लंबे हो सकते हैं। दोपहर तक गांव की औरतें सूखे कपड़े, चावल और कुछ बर्तन लेकर आ गईं। कोई कह रहा था, अरे, रामलाल का तो सब बह गया। कोई फुसफुसा रहा था, बरसात में कच्चे घर का यही हाल होता है। रामलाल हर मदद लेने के साथ बस धन्यवाद कहता, लेकिन दिल में एक कसक थी, अपना घर अपने हाथों से बनाने का सपना अब और दूर हो गया था। रात को गोदाम में हवा ठंडी थी। पुराने छेदों से आती हवा बच्चों को कपकपी दे रही थी। सुमित्रा ने गीता को अपने पास खींचा और बोली, बेटा, कल से हम यहाँ कोना साफ करेंगे ताकि ठीक से सो सकें। गीता ने सिर हिलाया, माँ, मैं भी मदद करूंगी। रामलाल एक कोने में बैठा पुराने बक्सों को देख रहा था, मानो सोच रहा हो, क्या इन्हें बेचकर घर के लिए कुछ पैसे जुटाए जा सकते हैं। सुबह होते ही हरिराम चाचा फिर आए। रामलाल, देखो, बारिश अभी बाकी है। घर बनाने की बात बाद में करना। पहले यहाँ छज्जे के पास एक दीवार उठा दो ताकि हवा सीधी अंदर न आए। रामलाल ने हामी भरी। उसके मन में बस यही था, बच्चों को कम से कम एक सुरक्षित रात मिले। इस तरह बरसात की उस काली रात के बाद रामलाल और उसका परिवार एक नई जगह, नए संघर्ष और नए सपनों के साथ जीना शुरू कर रहा था। लेकिन आसमान के बादल अभी भी हर शाम उन्हें ये याद दिलाते थे, सावन खत्म नहीं हुआ है और अगली परीक्षा कभी भी आ सकती है। बरसात के बाद की ठंडी सुबह में गोदाम का माहौल थोड़ा बदल चुका था। सुमित्रा ने पुराने बोरों को झाड़ पोंछ कर एक कोने में ढेर लगाया और वहीं चूल्हा जमाने की सोची। रामलाल चाचा के बताए मुताबिक लकड़ी और टीन के टुकड़े इकट्ठा करने निकल गया। बच्चे बाहर कीचड़ में पैर गंदे करते करते खेल रहे थे, लेकिन उनका हंसना गोदाम की सीलन में भी एक गर्माहट ला रहा था। सुमित्रा ने गीता और पिंकी को साथ लिया और धूल भरे कोनों में झाड़ू लगाने लगी। हर बार झाड़ू चलाने पर हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध भर जाती। माँ, मेरी नाक में चुभ रहा है, पिंकी ने शिकायत की। सुमित्रा मुस्कुरा दी,
थोड़ी देर सह लो बेटा, जब कोना साफ हो जाएगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक जगह पुराने बोरे के नीचे चूहे भाग निकले, जिससे गीता चीख पड़ी। लेकिन सुमित्रा ने उसे शांत किया। देखो, हमें डरना नहीं है, इन्हें बस बाहर भगा देना है। दोपहर में वही औरतें फिर आईं, इस बार लकड़ी, एक छोटा मिट्टी का चूल्हा और थोड़ी सूखी सब्जियां लेकर। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बिटिया, चूल्हा यहीं कोने में रख लो, वरना बारिश में फिर भीग जाएगा। सुमित्रा ने धन्यवाद कहा और मन में सोचा, लोग भले ही बातें बनाते हों, लेकिन मदद करने से पीछे नहीं हटते। शाम होते होते रामलाल लौटा, पीठ पर टीन की एक बड़ी शीट और कुछ लकड़ी की बल्लियां लेकर। ये देखो, चाचा के खेत के पास पड़े थे, उन्होंने कह दिया ले जाओ। उसने तुरंत गोदाम के छज्जे के पास लकड़ी गाड़कर टीन की शीट ठोकना शुरू कर दी, ताकि ठंडी हवा सीधी अंदर न आए। बच्चे उत्सुकता से देख रहे थे, जैसे कोई बड़ा जादू हो रहा हो। रात के खाने में सुमित्रा ने नए चूल्हे पर रोटियां सेंकी। सौंधी खुशबू ने गोदाम के माहौल को पल भर के लिए घर जैसा बना दिया। माँ, ये तो हमारे पुराने घर जैसी खुशबू है, गीता ने कहा। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें फिर भी भीग गईं। खाना खत्म होते ही बाहर फिर से बादल गरजने लगे। बच्चों ने चुपचाप माँ के पास आकर जगह बना ली। रामलाल ने टीन की नई दीवार को देखा और मन ही मन दुआ की, हे भगवान, इस बार पानी अंदर मत आने देना। बाहर बादल की गरज के साथ तेज हवाएं चल रही थीं। गोदाम के पुराने दरवाजे की कुंडी ढीली थी, जो हर झोंके के साथ दरवाजे को झकझोर रही थी। सुमित्रा ने बच्चों को अपनी ओढ़नी में लपेट लिया, ताकि वे ठंड से कांपे नहीं। रामलाल बार बार उठकर टीन की शीट और लकड़ी के सहारों को देख रहा था, जैसे हर झोंका उसकी मेहनत को उखाड़ न दे। कुछ ही देर में हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गईं। गोदाम के टीन पर टप टप की आवाज गूंजने लगी। बच्चों ने धीरे से कान लगाया, जैसे किसी पुरानी कहानी की शुरुआत हो रही हो। गीता बोली, माँ, लगता है ये बारिश वैसी नहीं होगी जैसी पिछली बार थी। सुमित्रा ने कहा, उम्मीद तो है बेटा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और टीन का एक किनारा ढीला पड़ गया। रामलाल दौड़कर वहां पहुंचा, लकड़ी का गज ठोंकने लगा। हाथ में कील मारते मारते उसकी उंगलियों में चोट लग गई, खून निकलने लगा। पर उसने परवाह नहीं की, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, सोना मना है, उसने सख्ती से कहा। बारिश तेज हुई तो गोदाम के पिछले हिस्से से पानी अंदर आने लगा। पुराने फर्श की दरारों से ठंडी धार कमरे के बीच तक फैलने लगी। सुमित्रा ने जल्दी से बोरों को खींचकर ऊंचा रखा और बच्चों को लकड़ी के तख्त पर बैठा दिया। पिंकी ने डरते डरते पूछा, माँ, क्या हमारा घर डूब जाएगा? सुमित्रा ने आंखें झुकाकर कहा, नहीं बेटा, हम यहाँ डूबने नहीं आए हैं। रात करीब आधी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के वही दो लड़के खड़े थे जो दिन में लकड़ी देने आए थे। वे एक बोरी राख और पुराने बोरे लाए थे। इसे दरवाजे के नीचे दबा दो, पानी अंदर कम आएगा, उन्होंने कहा। रामलाल ने तुरंत उनकी मदद ली। उस पल थकान के बीच एक हल्की सी राहत महसूस हुई। सुबह हुई तो बारिश थमी नहीं थी, लेकिन पानी उतना नहीं घुसा जितना पिछली बार आया था। बच्चे अब भी सूखे कपड़ों में थे और चूल्हा कोने में सुरक्षित था, पर गोदाम के फर्श पर नमी और ठंड ने माहौल भारी कर दिया था। रामलाल ने चारों तरफ देखा और बोला, ये बस एक लड़ाई थी, असली जंग तो अभी बाकी है। दिन भर बारिश रुक रुक कर होती रही, लेकिन शाम होते होते आसमान फिर से घने बादलों से भर गया। ठंडी हवा में नमी और गंध थी, कच्ची मिट्टी, भीगी लकड़ी और पुराने बोरों की। सुमित्रा बच्चों को पास खींचकर बैठ गई, जैसे उनकी गर्माहट से अपनी चिंता कम करना चाहती हो। रामलाल बार बार बाहर झांककर बादलों की चाल देख रहा था। आज रात पिछली से भी भारी हो सकती है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में थकान छुपी नहीं थी। करीब आधी रात को बिना किसी चेतावनी के तेज गरज के साथ बारिश टूट पड़ी। गोदाम की टीन की छत पर बेतहाशा पानी बरसने की आवाज इतनी तेज थी कि बच्चों के कान दब गए। अगले ही पल एक किनारे से पानी झरने की तरह गिरने लगा।
टीन की चादर वहां से खिसक गई थी। रामलाल ने फटाफट लकड़ी का सहारा पकड़कर वहां दौड़ लगाई। सुमित्रा ने भी बच्चों को छोड़कर पुरानी बाल्टी, रस्सी और एक मोटा बोरा उठा लिया। दोनों पति पत्नी अंधेरे में भीगते हुए टीन को थामने और पानी मोड़ने में लग गए। इसी बीच पिंकी और गीता ने तख्त के नीचे पड़े छोटे छोटे बर्तनों को खिसकाकर पानी भरने लगे, ताकि फर्श पर फैलने से रोका जा सके। माँ ऐसे ही किया था ना पिछली बार, गीता ने आवाज लगाई। सुमित्रा के चेहरे पर बारिश और पसीने का फर्क मिट गया। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन गर्व भी था कि बच्चे अब समझदारी दिखा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि आसपास के कई घरों में भी हलचल मच गई। कुछ और गांव वाले टॉर्च लेकर आए। किसी ने पुरानी प्लास्टिक की चादर दी, किसी ने गन्ने की लंबी छड़ियां। रामलाल, ये बांध ले टीन के ऊपर, हवा में कम हिलेगा, एक बुजुर्ग ने सलाह दी। लोग मिलकर देर रात तक काम करते रहे, भीगते हुए भी। उस ठंड और अंधेरे में इंसानों की गर्मी महसूस हो रही थी। भोर होते होते बारिश हल्की पड़ गई। गोदाम में कई जगह टपकन थी, लेकिन बड़ा नुकसान टल गया था। बच्चे थकान से वहीं कोने में सो गए थे, ओढ़नी में लिपटे हुए। रामलाल ने सुमित्रा को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, बाल भीगे थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, हम जीत सकते हैं। पर दोनों जानते थे, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। बादलों के पीछे छुपा सूरज बस एक मेहमान था, और अगले झोंके के साथ फिर एक नई चुनौती आने वाली थी। सूरज की पहली किरणें अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि रामलाल उठ बैठा। उसकी पीठ और कंधों में दर्द था। रात भर टीन थामने और पानी मोड़ने की थकान हड्डियों में उतर चुकी थी। सुमित्रा ने भी बच्चों को जगाए बिना धीरे से ओढ़नी ठीक की और बाहर आकर चारों तरफ देखा। मिट्टी में जगह जगह पानी के छोटे छोटे तालाब बन गए थे। कुछ में तो आसमान का धुंधला सा चेहरा भी दिख रहा था। रामलाल ने चाय का पानी चढ़ाया, लेकिन लकड़ी गीली होने से धुआं उठने लगा। सुमित्रा ने पास खड़े छोटे डिब्बे से बची खुची सूखी लकड़ी निकाली। जब तक ये खत्म नहीं होती, चाय बना ले, फिर हमें और सूखी लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी। सुबह जैसे ही गांव जागा, चारों तरफ से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। छत उड़ गई, यहाँ पानी भर गया, वो दीवार गिर गई। कई घरों के लोग रात को ही स्कूल की इमारत में चले गए थे, क्योंकि वहां पक्की छत थी। रामलाल ने तय किया कि पहले गोदाम के सबसे कमजोर हिस्से को ठीक किया जाए, वरना अगली बारिश में वहां से पूरा पानी अंदर घुस जाएगा। गांव के मुखिया ने लोगों को इकट्ठा करके कहा, आज दोपहर तक फिर बादल आने वाले हैं। जिसके पास तिरपाल या पुराना बोरा हो, उसे जरूरतमंद को दे दो। ये सुनकर सुमित्रा ने अपना पुराना मोटा बोरा पड़ोस के एक बुजुर्ग को दे दिया, क्योंकि उनके घर की छत में बड़ा छेद हो गया था। पिंकी और गीता ने सुबह सुबह तख्त के नीचे के बर्तन खाली किए, पानी बाहर फेंक दिया और फर्श पर पड़ी गीली बोरी को धूप में फैला दिया। माँ, अगर धूप थोड़ी देर और रही तो ये बोरी सूख जाएगी, पिंकी ने उम्मीद से कहा। सुमित्रा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, बस धूप टिकी रहे तो हम सबका काम आसान हो जाएगा। दोपहर होते होते हवा में फिर वही नमी और ठंडक लौट आई। दूर पहाड़ियों की तरफ से काले बादल धीरे धीरे रेंगते हुए आ रहे थे। रामलाल ने लकड़ी की छड़ियों और रस्सी से टीन को कसकर बांधा। सुमित्रा ने अंदर की चीजें तख्त पर और ऊंचाई पर रख दी, ताकि अगर पानी भर भी जाए तो खाने का सामान खराब न हो। गांव के कुछ लड़के मदद के लिए आ गए। किसी ने टीन पर ईंट रख दी ताकि हवा में हिले नहीं। शाम तक आसमान पूरी तरह ढक गया था। गांव में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे सब आने वाली बारिश की आवाज पहले से सुन रहे हों। रामलाल और सुमित्रा बच्चों को पास बैठा कर बोले, जो भी हो, हम साथ रहेंगे, डरने से कुछ नहीं होगा। बच्चों ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में हल्का डर अब भी था। रात करीब 8 बजे पहली मोटी बूंद टीन पर गिरी, फिर दूसरी, तीसरी, और कुछ ही पलों में आसमान जैसे खुल गया हो। टीन की छत पर पानी की मार से कान सुन्न हो रहे थे, पर अंदर सब एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे।
सुमित्रा ने बच्चों को कंबल में लपेटते हुए कहा, आंखें बंद करो, ये बस पानी है, हम सब साथ हैं। पिंकी ने धीरे से पूछा, माँ, ये बारिश कब रुकेगी? सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, जितनी लंबी रात होगी उतनी जल्दी सुबह भी आएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव की बुजुर्ग अम्मा, जिन्हें सुमित्रा ने बोरा दिया था, भीगती हुई खड़ी थी। बिटिया, मेरी छत पे टपकने लगी, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? रामलाल ने तुरंत जगह बना दी। अम्मा, आप हमारे अपने हो, ये घर आपका भी है। भीतर अब भी पानी रिस रहा था, पर सबने मिलकर बर्तन, बाल्टी और डिब्बे रख दिए। गांव में और भी घरों से लोग एक दूसरे के पास जाने लगे। कोई खाना बांट रहा था, कोई सूखी लकड़ी, कोई पुरानी चादर। रात भर पानी बरसता रहा, लेकिन भोर होते होते बारिश थमने लगी। पहली हल्की सी सुनहरी रोशनी टीन की दरारों से अंदर आई। रामलाल बाहर निकला तो मिट्टी की गंध और गीली हवा ने जैसे सारी थकान धो दी। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, हमारी बोरी और बर्तन सब बच गए, और सबसे बड़ी बात, हम सब सुरक्षित हैं। बच्चों ने हंसते हुए आंगन में जमा पानी में कागज की नाव चला दी। गांव के लोग थके हुए होने के बावजूद एक दूसरे की मदद में जुट गए। उस दिन से रामलाल और सुमित्रा ने ठान लिया कि आने वाले मौसम से पहले अपने घर को मजबूत बनाएंगे और गांव के बाकी लोगों के लिए भी मदद जुटाएंगे। तूफान ने उनकी छत को हिला दिया था, पर उनके हौसले को और मजबूत कर गया। आसमान में बचे खुचे बादल धीरे धीरे हटने लगे और सूरज की किरणें इस बार सीधी, गर्म और साफ उनके चेहरों पर पड़ी।